गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन प्लस पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक तथा इंस्टा पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर फेसबुक इंस्टा की जो स्टोरी होती है वहाँ पर आपके लिए हमारी सभी वीडियो के जो भी कोई अपकमिंग वीडियो आने वाली उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। प्लस करंट में कोई नया चेंजेस होता है तो उसकी जानकारी भी आपको वहाँ जल्दी से जल्दी मिल जाती है। ओके, कोई भी घटना वगैरह अगर होती है तो जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा सैन्य रेजिमेंट के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए कितने करोड़ का समझौता किया गया है? तो राइट आंसर होगा 2580 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना? 2580 करोड़ रुपए। ये देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर इन जो पिनाक रॉकेट लॉन्चर हैं, ये है रॉकेट लॉन्चर, इन्हें खरीदेगी सरकार। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो रॉकेट लॉन्चर खरीदे जाएंगे ये स्वदेशी जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनसे खरीदे जाएंगे। कौन कौन सी कंपनियां? दो याद रखिएगा, एक टाटा है और दूसरी है लार्सन एंड ट्रूबो, जो क्या कर रही है? अयोध्या मंदिर का निर्माण भी कर रही है, लार्सन एंड ट्रूबो। तो इन दोनों कंपनियों से ही ये रॉकेट खरीदे जाएंगे। मतलब 2580 करोड़ रुपए का जो समझौता किया जाएगा वो स्वदेशी कंपनियों के से ही किया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ओके, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को भी शामिल किया गया है। ये सरकारी कंपनी है देश की। ये क्या करेगी? तो जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है ये वाहनों का निर्माण करेगी। उन वाहनों पर जो सुविधाएं होती है, ये वाहन को निर्माण करेगा, ये करेगा BML। ठीक है, क्योंकि इन वाहनों को ले जाने, रॉकेट लॉन्चर को ले जाने के लिए इस तरीके के मजबूत वाहनों की आवश्यकता होती है और जो जो फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी उन सभी को निर्मित कौन करेगी? BEML करेगी। तो याद रखिएगा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। और इन रॉकेट लॉन्चरों की आपूर्ति टाटा समूह और लार्सन एंड ट्रूबो को द्वारा 2024 तक की जाएगी, क्योंकि इनके निर्माण में समय लगता है। ओके, कार्य रूप में ये आ जाएंगे कब? 2024 तक। पिनाका क्या है भाई? ये मिसाइल है। ठीक है, पिनाका बहुत पहले से, ये पिनाका मिसाइल के बारे में आपने सुना भी होगा। कारगिल युद्ध में पिनाका ने हमें बहुत बड़ी सफलता दिलाई थी। मतलब भारत कारगिल युद्ध में पिनाका मिसाइल की वजह से मजबूत स्थिति में आ गया था, जैसे आज क्या है, राफेल विमान की वजह से वायुसेना मजबूत स्थिति में आ गई है, उसी तरह से। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। 2580 करोड़ का समझौता हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश में होने वाले बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास कावकाज 2020 में भाग नहीं लेगा? देखिए, मैं पहले से इसे फॉलो करती आ रही थी और आपको बता रही थी कि सितंबर में होगा, सितंबर में होगा। ओके, लेकिन अब जबकि भारत और भारत और इंडिया के बीच में जो रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, सॉरी, इंडिया और चाइना के बीच में जो रिश्ते खराब होते जा रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास में जो हमारे दोनों पड़ोसी देश हैं और जो चैन से ना रहना चाहते हैं ना किसी को रहने देना चाहते हैं, चीन और पाक। ठीक है, तो इन दोनों को जब इस युद्ध अभ्यास में शामिल किया जा रहा है तो भारत सरकार के द्वारा इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने से इनकार कर दिया गया। हालांकि रूस की जो स्थिति है, रूस चाहता था कि नाटो के स्थान पर, नाटो आपने सुना होगा, नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका है और उसके सहयोगी देश है, उनका एक सैन्य संगठन है नाटो। इसी तर्ज पर रूस भी अपने प्रभाव वाला एक संगठन विकसित करना चाहता था, जिसमें उसने क्या किया था, जो कि कावकाज
अभ्यास है, इसमें 18 देशों को शामिल किया है ना, 18 देशों को रूस की तरफ से नोता भेजा गया था कि भाई आप लोग आइएगा। ये ट्राई सर्विस है, ट्राई मतलब तीनों सेनाएं, जल थल और जो है आपकी तीनों सेनाएं वायु, उन तीनों पर होगा ये कौन सा कावकाज ट्राई सर्विस रिहर्सल थी ये। और कहाँ होनी थी ये, कहाँ होगी, रूस के अस्त्राखान में। कहाँ होगी, रूस के अस्त्राखान में। तो 18 देशों को इसने बुलाया है ताकि 18 देश क्या हो सके, इसमें शामिल हो सके युद्ध अभ्यास में, और विश्व स्तर पर रूस की छवि थोड़ी क्या हो, मजबूत हो सके, और ये नाटो की तरह ही एक सैन्य संगठन विकसित कर सके। लेकिन भारत के इसके में ना शामिल होने से ये स्थिति थोड़ी सी क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। इसमें एससीओ को भी रूस की तरफ से न्योता दिया गया है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपका कंफर्म क्वेश्चन बनना तय हो चुका है। ओके, बात कर लेते हैं हम रूस की। तो ये है रूस की लोकेशन। ओके, ये रूस दो भागों में आता है, एक यूरोपीय रूस और एक है एशियाई रूस। यूरोपीय रूस और एशियाई रूस को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, यूराल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। रूस की कैपिटल है मॉस्को, मुद्रा है यहाँ की रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और इनके संविधान में इन्होंने संशोधन करके 2036 तक ये यहाँ के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, अभी ये नियुक्त हुए, तो इन्हें याद रखिएगा। संसद का नाम है ड्यूमा। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का निर्माण किसने किया था, तो ये रूस ने ही किया है। विश्व का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट अकादेमिका लोमोनोसोव कहाँ स्थापित किया गया है, रूस में किया गया है। साइबेरियाई क्षेत्र जो रूस में आता है उसके अंतर्गत। अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, रूस बन गया है। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। एक और चीज याद रखिएगा रूस से, हाल ही में रूस और भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद के लंबे इतिहास में कोरोना महामारी के दौरान, मतलब 75 सालों का इतिहास है संसद का, कभी भी ये परिस्थिति नहीं आई कि संसद को बंद करना पड़े। ओके, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण संसद के एक लंबे इतिहास में संसद का जो मानसून सत्र है अब वो प्रारंभ किया जा रहा है, लगभग 2 से 2.5 महीने संसद के बंद रहने के बाद। तो ये कब से प्रारंभ होगा संसद का मानसून सत्र, तो ये प्रारंभ होगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं हम, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो तभी से ये प्रारंभ होगा लोकसभा का, और इसमें कुल 18 बैठकें होंगी, मतलब कोई भी वीकेंड नहीं होगा। ठीक है, बहुत लंबे समय से नहीं कर पाए हैं तो बैठकें क्या होंगी, कंटिन्यू चलेंगी, टाइमिंग रहेगी। और एक और चीज याद रखिएगा, क्योंकि देखिए लोकसभा में क्या है 545 सदस्य हैं, लोकसभा में 250 सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं। तो अब इनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जो राज्यसभा और लोकसभा रहेगी तो दोनों का यूज किया जाएगा। जैसे लोकसभा की बैठक चल रही है, ओके, अब इतने सारे सांसद तो बैठ नहीं सकते, तो लोकसभा की जब बैठक चलेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोकसभा के आधे सदस्य लोकसभा सदन में बैठेंगे और जो बाकी सदस्य रहेंगे वो राज्यसभा सदन में जाकर बैठेंगे। ओके, अब जब लोकसभा की क्या हो गई है, बैठक खत्म हो गई है, उसके बाद राज्यसभा का सदन भी साथ साथ चलेगा। तो इसमें क्या होगा, जो राज्यसभा में जो सदस्य हैं 245 वो तो बैठेंगे ही, अगर कमी आती है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है पूर्णतः, तो ये लोकसभा सदन में भी बैठ सकते हैं। ओके, समझ गए आप लोग, तो ये काम होगा। ओके, 18 दिनों में ये बैठकें संपन्न होंगी, किसकी, मानसून सत्र की। तो ये आप याद रखिएगा 14 सितंबर से ये प्रारंभ हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में सी प्लेन सेवा के प्रारंभ किया गया। पहली बात तो ये होती है कि सी प्लेन क्या होता है। सी प्लेन होता है जो आप इसे बोल सकते हैं समुद्री जहाज। ठीक है, जैसे पानी पर समुद्र में जो जहाज चलते हैं उसी तरीके से ये प्लेन भी जहाज पर पानी में चलता है, तो इसे क्या कहा जाता है, सी प्लेन कहा जाता है। आपको याद होगा जब स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का उद्घाटन किया था तो मोदी
जी, जो साबरमती रिवर फ्रंट है वहां से स्टेचू ऑफ यूनिटी तक इसी सी प्लेन में गए थे। ओके, ये वहीं की इमेज है। तो ये कहाँ पर हो रही है सी प्लेन सेवा? ये गुजरात में शुरू हो रही है। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय और गुजरात सरकार के मध्य समझौता हुआ है और उस समझौते के तहत गुजरात में कहाँ से कहाँ तक 31 अक्टूबर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। इस पे कौन किसका जन्म दिवस है? ये है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। और इसे किस रूप में मनाया जाता है? यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को। तो इसी दिन साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर स्टेचू ऑफ यूनिटी तक क्या चलाई जाएगी? सी प्लेन सेवा चलाई जाएगी और ये एक दिन में 4 राउंड लगाया करेगी। ओके, 4 बार 4 राउंड लगाया करेगी। और इसकी प्रति व्यक्ति फीस कितनी होगी, चार्जेस कितने होंगे? तो वो होंगे 4800 पर पर्सन, 4800 रुपीज पर पर्सन इसका चार्जेस होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, क्लियर है? बात कर लेते हैं हम। यहाँ उत्तर प्रदेश आ गया है, कोई बात नहीं। हाल ही में जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है 30 अगस्त को। कौन मनाता है ये दिवस? तो ये मनाता है यूएनओ। क्या होता है? कुछ लोगों को बलपूर्वक प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें ह्यूमन तस्करी, जो सुनी होगी आपने, मानव तस्करी, उसके तहत उन्हें एक देश से दूसरे देश में क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। तो इसी तरीके से कुछ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब किडनैप करवा दिया जाता है, उनका अता पता ही गायब कर दिया जाता है। तो इस तरीके के लोगों के लिए 30 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यूएनओ के द्वारा प्रतिवर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। पहली बार ये कब मनाया गया था? 2011 में मनाया गया था ये पहली बार। ओके, यूएनओ के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आप याद रखेंगे, 1 से लेके 7 सितंबर तक क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन डे, नेशनल न्यूट्रिशन डे। और इस बार पूरा का पूरा सितंबर माह है जो है वो न्यूट्रिशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, देश में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम देखेंगे यूएनओ को। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ? न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 1945 में और कार्य करना प्रारंभ किया था 1947 में। और 1946 में इसने कार्य प्रारंभ करा था, कार्य करना संचालित हुआ था। और 1947 में ही 24 अक्टूबर को क्या घोषित किया गया था? यूएनओ दिवस घोषित किया गया था। तो प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुतेरेस। और ये किस देश से हैं? तो ये पुर्तगाल से हैं। कहाँ से हैं ये? पुर्तगाल से हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहला सम्मेलन कौन सा हुआ था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का। इसमें वर्तमान में कुल 193 देश है और 193वां देश है दक्षिण सूडान। कौन सा है? दक्षिण सूडान। ओके, वर्तमान सचिव कौन है? तो ये एंटोनियो गुतेरेस है। आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, और इसी आधिकारिक भाषाओं के वजह से रूसी दिवस भी मनाया जाता है, रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूसी। ठीक है, ये 6 भाषाएं याद रखिएगा। ये अस्तित्व में आया था कब? 24 अक्टूबर 1945 को। प्रमुख अंग कौन कौन से? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट है। ओके, और प्रमुख मुद्दे कौन कौन से होते हैं? क्लाइमेट चेंज है, डेमोक्रेसी है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, अप्रवासी लोगों की समस्याएं, वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्विक स्वास्थ्य संकट है और आतंकवाद से मुकाबला है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगी, प्लीज आप लोग एडजस्ट करना है, आप ही लोगों के लिए है। देखिए, जो यूएन जनरल असेंबली है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें क्या हुआ है? पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था। क्या था प्रस्ताव? प्रस्ताव में यह था कि जो भारत के 4 नागरिक हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान की जेलों में बंद है और पाकिस्तान ने उन चारों नागरिकों को क्या करना कि भाई यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया कि उन्हें क्या किया जाए?
उन्हें घोषित किया जाए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। तो वो 4 व्यक्ति कौन कौन थे? तो वो थे वेन्यू माधव डोगरा, अजय मिश्री, वेन्यू माधव डोगरा, अजय मिश्री, अंगारा अप्पाजी और गोविंदा पट्टनायक। ये 4 व्यक्ति हैं। इनके नामों को पाकिस्तान क्या करवाना चाह रहा था? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी लिस्ट में शामिल करवाना चाह रहा था। ठीक है, जैसे उसके खुद के मसूद अजहर वगैरह जो हैं। तो इसमें क्या हुआ है, भारत का सपोर्ट करते हुए यूएनओ के, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना कौन कौन से देश, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम, इन 5 देशों ने क्या किया, भारत के सपोर्ट में वोटिंग की और इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया, रोक दिया गया। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये 5 देश तो हमारे फेवर में आए, लेकिन जो हमारा पारंपरिक मित्र है रूस, उसने हमारा यहाँ पर साथ नहीं दिया। ओके, और इंडोनेशिया, वैसे तो इंडोनेशिया की हमें कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इंडोनेशिया ने भी यहाँ पर हमारी कोई हेल्प नहीं की। हालांकि आपको पता है, मैंने जब बोला तो इसमें 3 देश तो आ ही गए थे, कौन, यूएसए, यूके और फ्रांस। तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। तो परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 हैं। 2 और कौन कौन से हैं? एक है चाइना, दूसरा है रूस। तो ये 5 क्या हो गए, परमानेंट मेंबर हो गए। और वर्तमान में 10 क्या हैं, ये हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपका, मैं एक बार बता देती हूँ आपको, बेल्जियम, एस्टोनिया, डोमिनिक रिपब्लिकन, नाइजर, जर्मनी और सेंट विंसेंट, ट्यूनीशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम और इंडोनेशिया। ओके, तो ये 15 क्या है, नॉन परमानेंट कंपनी अभी वर्तमान में इसके मेंबर हैं। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, जहां हमारे लिए विश्व के इतने बड़े नेता साथ में खड़े रहे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और ये प्रस्ताव याद रखिएगा, कौन सा प्रस्ताव था, जो सैंक्शन था, जो मतलब प्रावधान था, वो था 1267 यूएनसी। ठीक है, यूएनएससी का 127 सैंक्शन पैनल। ओके, तो ये आप लोग समझ गए होंगे मैटर, आई होप। ओके, एक और चीज चलिए मैं ये आपको आगे बताती हूँ। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। यह कब से कब तक देश के राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर होगा 2012 से 2017 तक ये हमारे देश के क्या रहे, राष्ट्रपति रहे थे। ओके, इनके ऊपर एक बुक इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, द कोलिएशन ईयर। ठीक है, 1966 से 2012, ये इंपॉर्टेंट बुक है, प्रणब मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। तो ये बुक को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, पूछा जा सकता है। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 2019 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे यहाँ से। हाल ही में किस देश द्वारा अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी गई थी? किसने सलाह दी है? अमेरिका ने। ओके, आश्चर्यचकित मत होइए, क्या होता है, हर देश का जो फेडरेशन होता है, जो सिक्योरिटी से वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी देश में अपने नागरिकों को जाने के लिए वहाँ की परिस्थितियों के बारे में आगाह करता है। ठीक है, कि वहाँ पर क्या कैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं। इसके लिए जो अमेरिका है, उसके संगठन ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि भारत, सीरिया, पाकिस्तान, यमन, ठीक है, ये 4 कंट्रीज में मत जाइएगा। यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं, हिंसक घटनाएं क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर एक देखिए परिस्थिति क्या गड़बड़ हो सकती है हमारे देश के लिए। हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही 23.9% जीडीपी जो है हमारी गिर चुकी है। ओके, कोविड-19 की वजह से। अब अगर हमारा ये 4 से 5 महीनों बाद भी इस तरीके की जो एडवाइजरी होती है, उससे नुकसान होता है देशों को, क्या होगा? अब कोई भी अमेरिकी नागरिक अगर भारत घूमना चाहता है, तो वो अपने जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो जारी की गई है सूचना, उसको देखते हुए ही अपने देश के जो जाने का उनका प्लान है उसको चेंज करेंगे। अब वो भारत, सीरिया, पाकिस्तान या यमन आने की नहीं सोचेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा इंडिया है, यहाँ के पर्यटन को क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ओके, अमेरिकी नागरिक भी बड़ी संख्या में हमारे देश में आते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ओके, जो हमारा इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेडरेशन जो है, फेथ, उसने भारत सरकार से ही, जो हमारा जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, उससे इस बात को मतलब एडमिट किया, उनके सामने बताया है कि भारत सरकार को
अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत करके इस चीज को परिवर्तित करवाना चाहिए। अदरवाइज भारत का जो पर्यटन उद्योग है वो बहुत बड़े क्राइसिस को फेस करेगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पहले से ही पर्यटन क्षेत्र के जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा परेशानी पहले से ही आर्थिक रूप से वो फील कर रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं, और इससे ज्यादा और प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड रहा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहा स्वीडन, तीसरे स्थान पर रहा अमेरिका, और हमारा प्यारा भारत देश इसमें कौन से स्थान पर रहा है? तो 2020 में भारत की रैंक है 48। ओके, मैंने 2020 बोला है तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर 2019 की रैंक भी बता रही हूँ। तो 2019 में ये था 52 स्थान पर। मतलब अब हमने क्या किया, इसमें इस इंडेक्स में छलांग लगाई है, मतलब आगे बढ़े हैं। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या होता है ये इनोवेशन इंडेक्स में? भाई किसी भी देश में नवाचार की क्या परिस्थितियां हैं, नई नई जो मानवों के लिए जो नई नई आविष्कार कितने किए जा रहे हैं, नई डिवाइसेस कितनी बनाई जा रही, मतलब ये नयापन हर क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सोशल क्षेत्र में, मतलब कोई नए सिद्धांत गढ़े गए हैं या नहीं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इसको मेजर किया जाता है। और इंडिया की रैंक कितनी है 2020 में? 48 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ से दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो हम वीपो की बात कर लेते हैं। वीपो की स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर मिलेगा। और जो यूएनओ के कंट्रीज हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश है 193, उसके सदस्य देश इसकी सदस्यता ले सकते हैं। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें है 191 सदस्य देश हैं वीपो के। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में तो भारत शामिल हुआ था 1975 में। ठीक है, भारत भी इसका मेंबर है। कब? 1975 में। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 26 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलिएगा इस चीज को। ओके, क्योंकि लोगों को जागरूक करना, ठीक है, जो कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेड मार्क्स जो होते हैं, ठीक है, आपका कोई भी, आप लोग तो बहुत अच्छे जानते होंगे कॉपीराइट क्या होता है। तो जो व्यक्ति उस चीज को रचनात्मक रूप से पहली बार बना रहा है, तो उस रचनात्मकता को प्रभावित ना करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। एक और चीज जो इंडेक्स ऐसे जुड़ी हुई है, जो भारत वर्ल्ड लेवल पर तो 48 नंबर पर है। ओके, लेकिन मध्य एशिया और दक्षिण एशियाई देशों में भारत किस पे स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है इस इंडेक्स में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनाया गया है? ठीक है, तो पहली बार ये महिला निदेशक बन गई है कौन? उषा पांडे जी, ये बन गई है महिला निदेशक। और उषा पांडे जी ने किसका स्थान लिया? राकेश अस्थाना का स्थान लिया। और राकेश अस्थाना कौन बन गए? तो ये बन गए बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, याद रखिएगा। राकेश अस्थाना बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं उषा पांडे जी। ठीक है, तो नागरिक जो ये है उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वो वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है, केंद्रीय मंत्री। कौन? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, ये सी प्लेन जो सेवा चलाई जा रही है वहां पर भी आपको मैं बताना चाहती थी, लेकिन मैंने इसलिए आके अगर आपको बता दिया। ओके, तो अदर ऑप्शन हम देख लेते हैं। जो सोमा मंडल जी हैं, ये बनी है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक। ओके, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। सेल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? सोमा मंडल है। विनी महाजन कौन है? पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है विनी महाजन। ठीक है, सभी पहले तो अच्छे से आप याद रखेंगे। इंद्र अभ्यास निम्न में से किन किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये इंद्र अभ्यास जो होता है ये आयोजित किया जाता है भारत और ब्रिटेन के मध्य। किस किस के मध्य? भारत और
सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। भारत और नेपाल के मध्य ये किया जाएगा। कब ये किया जाएगा? 4 से 5 सितंबर के मध्य। ठीक है, 4 से 5 सितंबर के मध्य। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है ना, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। भारत और इंडिया और यूके के मध्य होता है कौन सा? इंद्र अभ्यास। और ये कब होगा? तो ये होगा 4 से 5 सितंबर के मध्य होगा। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा इसे, है ना। ये इस मिस्टेक को हम सुधार लेंगे पीडीएफ में। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से कौन सी कंपनी क्षमता, ये यहाँ पर राइट आंसर आपका है, यहाँ पर ये राइट आंसर होगा भारत और रूस के मध्य में होगा। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मैं इस चीज को अभी क्लियर कर दिया। इंद्र अभ्यास जो है भारत और रूस के मध्य होगा। हम रूस के साथ इंडिविजुअली तो काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान और चीन होंगे उस युद्धाभ्यास में हम भाग नहीं लेंगे, क्योंकि रूस हमारा क्या है? पारंपरिक मित्र है। ओके, तो उसके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सी कंपनी क्षमता मामले में, ठीक है, मतलब कैपेसिटी कितनी है, दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है? तो राइट आंसर होगा, आप देख रहे हैं, अडानी ग्रुप। ठीक है, कौन बन गया है? अडानी ग्रुप बन गया। अडानी ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? तो गौतम अडानी है। कौन है इसके अध्यक्ष? गौतम अडानी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, गौतम अडानी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भारत की ओर से निम्न में से कौन शामिल होंगे? तो भारत की ओर से शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन SCO। देखिए SCO का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय है आपका बीजिंग में। और जो ये बैठक होने वाली ये कहाँ होगी? तो ये जो बैठक है ये होगी रूस में। कहाँ होगी बैठक? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन की 2020 की बैठक कहाँ हुई है? तो ये रूस में हुई है ना, वर्चुअली होगी। सही, इसका मुख्यालय है कहाँ? बीजिंग में। ये भी आप याद रखना, सही है, संघाई सहयोग संगठन का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो SCO इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। ठीक है, कितनी कंट्रीज ने की थी उस समय? तो उस समय इसमें शामिल थी 5 कंट्रीज। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, चाइना, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, इन 5 ने की थी। देन फिर क्या होता है? 2001 में इसका मेंबर में शामिल किया जाता है उज्बेकिस्तान को। किसको? उज्बेकिस्तान को 2001 में इसमें शामिल किया जाता है। और 2017 में शामिल किया जाता है हमारा प्यारा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो इन दोनों को शामिल किया जाता है। तो अब इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 4 और ये हो गया 7। ठीक है, तो इसके सदस्य देश टोटल कितने हो गए? 7 इसके सदस्य देश हो गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका हेडक्वार्टर मैं बता चुकी हूँ बीजिंग में हो। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल है SCO के व्लादिमीर नूरो। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम क्लियर कर लेते हैं। पिछले कुछ महीनों में चाइना ने भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की, आप चाहें तो इसे रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार नहीं बता रही है, लेकिन द हिंदू आपको पता है एक रिलायबल न्यूज़पेपर है जिसमें न्यूज़ जो रहती है वो सटीक होती है और सोर्सेबल होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे 1000 किलोमीटर का क्षेत्र है उस पर किसने अधिकार करके रखा है? चाइना ने अधिकार करके रखा है। जो देपसांग क्षेत्र है लद्दाख का, वहाँ पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर है 10 और से लेकर 13 तक। पेट्रोलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि हमारी सेना यहाँ गश्त करने जाती थी क्योंकि खतरों को देखने के लिए। ठीक है, तो अब ये क्षेत्र जो है कि इसके अंडर में आ गए, तो ये आ गए चाइना के अंडर में। जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे उस समय की ये घटना है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? मुस्तफा आदिब बन गए। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। केरल के अंगीमाला में देश का पहला इंटरनेशनल वुमेन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, पहला जहां आ जाए वो क्वेश्चन आपको खुद बोलता है कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं, तो आप उसे इंपॉर्टेंट मानकर ही चला कीजिए। ओके, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ कितनी दर्ज की गई? गिरावट, -23.9% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। देश में GDP के आंकड़े कौन जारी करता है? सांख्यिकी कार्यालय
जारी करता है। एनएसओ प्रणब मुखर्जी 13वें क्रम के क्या थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। इनका निधन 8 अगस्त इनका जो अवार्ड मिला था भारत रत्न वो 8 अगस्त 2019 में मिला था। ठीक है, भारत रत्न। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के मिराती गांव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है गुजरात। गुजरात के बाद आते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। ठीक है, और इसी निर्यात सूचकांक में 30 राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये गुजरात रहा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? उत्तराखंड, फिर त्रिपुरा, फिर है हिमाचल प्रदेश। भूमिबद्ध राज्यों मतलब लैंड लॉग, ठीक है, जिनकी सीमा क्या है? समुद्र से नहीं लगती है। भूमिबद्ध राज्यों में कौन है? राजस्थान, फिर है तेलंगाना और देन हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर रहा दिल्ली, फिर गोवा, देन चंडीगढ़। तो ये रैंक आपको याद रखनी है, और अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो आपको बताना है किसे? तो ये होगा आपका गुजरात। ठीक है, तो ये रैंकिंग आप याद रखेंगे। एक और चीज यहाँ से याद रखिए, जो तटीय राज्य हैं, ठीक है, जो तट पर स्थित है, उस रैंकिंग में भी पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु और फिर ओडिशा का स्थान आता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना। लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 30 अगस्त को मनाया जाता है। और कोरोना पैंडेमिक की वजह से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने वाला उद्योग भी कौन सा है? लघु उद्योग ही है। हॉलीवुड स्टार चैडविक बॉसमैन का क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया। इनकी मूवी आई थी ब्लैक पैंथर फिल्म कि ये अभिनेता थे, और 29 अगस्त 2020 को कोलन कैंसर क्या होता है? आंतों का कैंसर से इनका निधन हो गया है। WHO ने 25 अगस्त 2020 को अफ्रीकी महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है, और अब सिर्फ 2 देश बचे हैं पूरे विश्व में। कौन कौन से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां क्या है? पोलियो के केस आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 6ठी अनुसूची में राज्य को शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, और इस प्रस्ताव में बताया गया है कि जो अरुणाचल का प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र है, उसकी जनजातीय जो मौलिकता है उसे बचाए रखने के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया जाए। ठीक है, ये मांग की गई। मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। ठीक है, तो ये भूलिएगा मत, ये 4 राज्य हैं। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रही संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्न में से कौन से राज्य शामिल नहीं है? तो आपको ये 4 पता होंगे तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ओके, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? स्विट्जरलैंड। हमारे प्यारे भारत देश की रैंक रही टैलेंट में 72। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020 इंडेक्स में स्वीडन रहा पहले स्थान पर, और भारत का स्थान रहा 117वां। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा अमेरिका, और भारत का स्थान रहा 40वां। ठीक है, और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ इंडेक्स से रिलेटेड 2019-20 के जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं उसमें भारत की रैंक क्या है, और उससे जुड़े हुए MCQs सभी अवेलेबल हैं। आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, स्टडी विथ नीलम इंडेक्स 2020। ओके, तो आपको ये मिल जाएंगे। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ये तो हमने इंटरनेशनल इंडेक्स पढ़ा था। ठीक है, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है नीति आयोग, और इंटरनेशनल कौन जारी करता है? बीपो। ठीक है, इंडेक्स में जो 2019 में नीति आयोग ने जारी किया था उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था हमारे देश में? कर्नाटक रहा था। तो ये भी आप याद रखिए। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, पुराने क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, 2017 में यूपीएससी का जो प्री का पेपर था उसमें 2013 का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश के किस जो नेशनल पार्क है वहां पर गुजरात से एशियाई शेर लाए जा रहे हैं ना, पालपुर कूनो में। तो वो क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था। तो आप जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें मतलब अच्छे से और बार बार पढ़ा कीजिए, कि जब भी कहीं आपसे वो क्वेश्चन अगर 2 साल बाद भी पूछा जा रहा है तो आपके दिमाग में क्लिक होना जरूरी है। हालांकि ये नहीं होगा कि एक क्वेश्चन की वजह से हम इतने साल पुराना करंट पढ़ें, लेकिन क्या होता है कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें बार बार रिवाइज कर लिया कीजिए। ओके, अदरवाइज हम तो आपको करवा ही रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चारू सिन्हा
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रीनगर में सीआरपीएफ, ये आईपीएस है, महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है। कौन? चारू सिन्हा। चंद्रिमा शाह इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? चंद्रिमा शाह। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मिलन 2020 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहाँ होगा? ये कहाँ हुआ 2020 में? विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष अभ्यास भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के मध्य होता है। ठीक है, देखिए यहाँ इंद्रधनुष की बात हो रही है। ठीक है, और वो है इंद्र अभ्यास, तो वो भारत और रूस के मध्य होगा जो हमने पहले देखा, और इंद्रधनुष होगा भारत और ब्रिटेन के मध्य में। तो यही मैं कंफ्यूज हो गई थी, आप लोग मत होइएगा। ओके। देश का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? कर्नाटक के कोप्पल में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोगों को याद होगा मन की बात की मैंने बात की थी कि प्रधानमंत्री ने बोला था उसमें कि जो खिलौना निर्माण है वो भारत को अब उसमें डेवलप होना चाहिए और आगे आना चाहिए। तो उसी को देखते हुए जो भारत का पहला आ गया तो इम्पोर्टेंट हो गया। विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में ओणम त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो ये हैं आपके आज के क्वेश्चन। कल का आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। वेरी गुड मुकेश, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग स्टडी विथ नीलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।